वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टी विद आवाजीत में एक नए एपिसोड के साथ। और जैसा कि हम कल से बात कर रहे थे, आज हम वॉल्यूम 2 जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रकृति, विकृति और संस्कृति मन की बात जो उन्होंने परसों एपिसोड आया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसको बताया, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों। कल हमने बात की थी प्रकृति के बारे में कि एक नेचर क्या है किसी भी ह्यूमन की, ये प्रकृति कैसे काम करती है और हम अगर उसको एज इट इज वैसा एक्सेप्ट कर लें जैसा जिसका स्वभाव है तो वो प्रकृति कहलाती है। और उसके विपरीत अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो विकृति कहलाती है। वो सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको बताया था कि जो मेरा नहीं है ना, जिसको मैं जो किसी भी तरीके से मेरा अपना नहीं है उसको मैं अपना मानकर उपयोग करता हूँ, क्या ज़बरदस्ती छीन कर उसका उपयोग करता हूँ, तो ये कहलाती विकृति। सही सब उन्होंने जो बोले थे वो ये है, जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूँ, उसे छीन कर उपयोग में लाता हूँ, तो उसे विकृति कहते हैं दोस्तों। अब अगर हम इसको एलोबरेट करें दोस्तों, तो संसार में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब विकृति है, क्योंकि हमने प्रकृति से छीना है इनको। हमने ज़मीनें छीन ली, हमने पेड़ काट दिए, हमने प्रकृति का हर तरह से इतना नुकसान किया कि आज वो इतने विकृत रूप में हमारे सामने है, उसने आपको और हमारे को घर में बिठा दिया दोस्तों। विकृति की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे ख्याल से अगर मैं नेता होता तो शायद 8-10 दिन तक इसी के बारे में बात करता रहता, लेकिन मुझे नेतागिरी करने का कोई शौक़ नहीं दोस्तों। लेकिन अगर हम चीज़ों को एनालिसिस करें तो आज हमारे को जितनी विकृतता दिखाई देती है सब तरह से, वो वास्तव में हमारे लिए बहुत दर्दनाक है दोस्तों। किन क्षेत्रों में विकृतता दिखती है आज हमारे दोस्तों? मेरा अपना मानना ये है कि सबसे बड़ी विकृतता तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में है। क्योंकि हम ये जो शिक्षा प्रणाली आज हम देखते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से 200-250 साल पहले से ये शिक्षा प्रणाली है। उसके पहले तक जो शिक्षा की पद्धतियाँ थी वो गुरुकुल होते थे। आज हम देख रहे हैं गुरुकुलों की परंपरा में क्या सिखाया जाता था और वहाँ पर इंसान को कैसे लक्षित किया जाता था। लेकिन आज का जो स्कूल है उसी ने कंपटीशन की भावना पैदा करी है। उस स्कूल की वजह से ही आज जो माइंडसेट है बचपन से बच्चों का उस तरीके का हो जाता है कि वो बड़े होते होते फालतू की चीज़ों में अटक जाते हैं। जो उनको सीखना चाहिए, मुझे नहीं लगता वहाँ पर वो सिखाया जा रहा है जो उनको सीखना चाहिए दोस्तों। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली के अंदर बहुत बड़े लेवल का फेरबदल होना चाहिए। आज ये इतनी विकृत हो गई है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, मैं सोच रहा था कि आज से 100-150 साल पहले तक जब हम किताबों से पढ़ते थे, जब हमारे पास एक किताब होती थी, क्लास के अंदर 40-50 बच्चे होते थे, मास्टर जी के पास किताब होती थी और मार्केट के अंदर कई सारे बच्चे बिना किताबों के पढ़ा करते थे, तब शायद इस शिक्षा प्रणाली की हमारे को जरूरत भी थी और तब शायद हम सीखते भी थे वहाँ बैठकर। लेकिन आज के बच्चे को जो नॉलेज है, जो जानकारी है, वो किताबों से कहाँ मिल रही है? वो तो उसको गूगल पे मिल रही है। वो पढ़ाई भी तो गूगल पे कर रहे हैं, वो तो इंटरनेट के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं। तो जानकारी तो उसको फ्री में अवेलेबल है। अब कौन सी जानकारी लेने के लिए वो स्कूल जा रहा है? अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो कैसे हो रही है? तो ये जो शिक्षा प्रणाली है, क्या हमें इसको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है? क्या आज हमने कोई भी चीज़ अगर 100-150 साल पहले किसी भी तरीके से शुरू हुई तो अनफॉर्चुनेटली आज उसकी विकृतता इतनी बढ़ गई है तो भी हम उसके बारे में सोचते नहीं है। ऐसे कितने मुद्दे दोस्तों, चाहे आप जनसंख्या की बात करो, चाहे आप मांसाहार की बात करो, चाहे आप भ्रष्टाचार की बात करो, चाहे आप आरक्षण की बात करो, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करो, जितनी अवैधानिक गतिविधियाँ चलती हैं, इसी वजह से इससे बड़ी विकृतता क्या होगी दोस्तों कि दुनिया के जो 3 बड़े बिजनेस हैं, वो शस्त्र का बिजनेस है, वो शराब का बिजनेस है और वो दवाइयों का बिजनेस है। ये 3 बड़े बिजनेस हैं, जबकि इस मनुष्य को इन तीनों की जरूरत नहीं है। मूल रूप से तो क्या जरूरत है इस मनुष्य को? तो एक खाने पीने के लिए कंदमूल फल चाहिए होते थे जो उसको मिलते थे। लेकिन हमने मांसाहार को अपनाया। मांसाहार क्या विकृतता नहीं है? क्या मांसाहार के ऊपर हम बात करें तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ दोस्तों। तो उससे बड़ी क्या विकृतता होगी कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है? मेरे को आज तक भी मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि साहब ये तो समुद्र में भी मछलियों खा जाती है, वैसे खा जाती है। तो मैंने कहा मनुष्य खा जाएगा फिर? मतलब ये हमें समझने की जरूरत है कि हमारे को कैसा बनाया गया है इस प्रकृति द्वारा। हमारे को ये जो मेन मेड मिक्सर नहीं है, ये जो नेचर मेड मिक्सर है, उसको बनाया किस तरीके से गया है? उसको क्या इस तरीके से बनाया गया है? और आज उसी का विकृत परिणाम हम देख रहे हैं दोस्तों।
आज 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 जो जिस कोरोना की हम बात कर रहे हैं, बताया जाता है कि चमगादड़ के उससे निकला है वो। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, चमगादड़ को मार के खा दे तो फिर बचा क्या? तो मांसाहार से बड़ी विकृतता कौन सी हो सकती है? आरक्षण के बारे में मिलाप सिंह जी कोठारी ने कल राजस्थान पत्रिका में इतना बड़ा लेख लिखा है। हमने जातिगत आरक्षण को लागू करके हमने हमारे एक समाज को, पहले ही बहुसंख्यक अल्पसंख्यक थे, फिर बहुसंख्यक में भी जातिगत आरक्षण लगाकर हमने जातियों को बांट दिया। आज उसकी विकृतता इतनी बढ़ गई है कि आज हमारे देश का जितना भी यूथ है, जितना भी हमारा एजुकेटेड व्यक्ति है, जो सवर्ण जाति का एजुकेटेड है, वो हिंदुस्तान में काम ही नहीं कर रहा, वो हिंदुस्तान के बाहर चला जा रहा है। देखो एक बात समझो दोस्तों, जो सवर्ण है उनमें जो टैलेंट है, उसके टैलेंट का कोई सानी नहीं है। वो दुनिया को जाके सर्व कर रहे हैं, वो यहाँ काम नहीं कर रहे। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हमारे को हुआ ना। तो क्या हमें इन विकृतताओं को दूर करने की जरूरत नहीं है? और इस समय पर अगर हम नहीं सोचेंगे कि हम गरीबी अमीरी के को उसके लिए करने के लिए हमने आरक्षण दिया था ना, तो क्या इसका क्राइटेरिया आप चेंज नहीं होना चाहिए? क्या इसको इसी तरह से बढ़ाते रहना चाहिए? तो दोस्तों कितनी विकृतताओं की बात करूं मैं, जहां जिधर देखते हैं, अगर मैं एज ए ह्यूमन भी बात करूं तो हमारे चारों डायमेंशन की विकृतता की मैं बात करूं तो शारीरिक विकृतता की तो कोई हदें पार गए हैं हम। सारी दुनिया की समस्या है ओबेसिटी, सारी दुनिया की समस्या है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, घुटनों का दर्द, ब्रेन की प्रॉब्लम, ये ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीजेज जो आजकल हो रही हैं, ये क्या है? शारीरिक विकृतता है। फिर अगर हम मानसिक विकृतता की बात करें तो उसमें तो हमने सारी हदें पार कर दी है। क्या हो रहा है? विकृतता इस हद तक चली गई है कि 6 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, वो भी इस टाइम पर। अभी कल के पेपर में था 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी डेथ हो गई। इस नोटबंदी के टाइम पर भी इससे ज्यादा विकृतता की बात कोई क्या करेगा दोस्तों? इससे ज्यादा विकृत समाज कहां देखने को मिलेगा? कहां चले गए हम? किस रास्ते पर आ गए? हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों। जिस विकृतता की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करे, वो तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो अतिक्रमण है कि हम दूसरे की चीज को अपना मान रहे हैं, उससे छीन रहे हैं, उससे खा रहे हैं, यही तो हो रहा है। ये अतिक्रमण तो बहुत छोटा है, लेकिन आज जो विकृतता हमारे को देखने को मिल रही है दोस्तों, हमें इनको आज, और ये टाइम मिला है हमारे को, ये दिन मिले हमारे को जब हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, जब हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, जब सक्षम सरकार है हमारे पास, सक्षम सरकार इसके बारे में सोच के इनको नए रिव्यू के ऊपर ला सकती है दोस्तों। क्या आज इनकी वो प्रासंगिकता है जो उस समय पर होगी जब इनको शुरू किया गया था? मैं नहीं कहता उस समय में कोई प्रासंगिकता नहीं थी, हो सकता है उस समय कोई प्रासंगिकता हो। हम कहाँ जा रहे हैं? लोग लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जिंदगी लिव इन रिलेशनशिप से निकल सकती है, उसको कानून ने मान्यता दे दी, कमाल की बात है। हम हमारे सामाजिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। अगर इस सामाजिक विकृतता को हम बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, तो एंड क्या होगा? कल्चर की बात करेंगे ना हम, ये कल्चर है हमारा क्या दोस्तों? विकृतता इस हद तक बढ़ गई है कि आज हमारे को जो समाज जो दिखता है, आज हमारे को जिस राष्ट्र में आज हम दिखते हैं, आज उसकी परिणति इस लेवल तक आ गई है कि आप और हम कोरोना को भुगत रहे हैं दोस्तों। इससे बढ़कर नेचर क्या अपनी विकृतता दिखाएगी दोस्तों? क्योंकि हमने उसके सारे डायमेंशन बदल दिए। टेम्परेचर 50 के पार जा रहे हैं, कहते हैं ओजोन लेयर में छेद हो गया है, दुनिया भर की नेचुरल इम्बैलेंस की चीजें हो गई है, सुनामी आ रहे हैं, दुनिया भर की अप्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। तो ये विकृति नहीं तो क्या है? उस विकृति का मूल कारण पता है क्या है? इस विकृति का मूल कारण ये मानव है, ये मनुष्य है। क्यों? क्योंकि फिलोसॉफी ह्यूमन नहीं जानता, क्योंकि ये नहीं जानता ये कौन है, इसका स्वभाव क्या है, ये कैसा है, इसको क्या पाना चाहिए। अगर हम अपने इस डायमेंशन के ऊपर नहीं आए ना दोस्तों, और अब तो वार इस बात की नहीं है क्या है, अब तो प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना अभी बहस चल रही पूरे दुनिया में। तो प्री कोरोना क्या था, पोस्ट कोरोना क्या होगा? अब पोस्ट कोरोना की अगर हम बात करें तो ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश, ये संसार, ये मनुष्य अब कैसा होगा दोस्तों? अब तो हमें विकृतियों को दूर करना ही पड़ेगा, इनको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। हमें किन जीवन मूल्यों की जरूरत है, किन जीवन मूल्यों से हमारा जीवन सही चल सकता है, उन जीवन मूल्यों को हमारे को अपना के आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अदरवाइज हम कहीं जवाब देने लायक नहीं बच सकते। सोचना तो पड़ेगा दोस्तों, सोचना पड़ेगा इन विकृतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए और अच्छे समझते हैं इसको। बेसिकली प्रकृति और विकृति ये जो दो शब्द हैं, तो अगर हम विकृति को समझें तो विकृति क्या चीज होती है?
विकृति वो होती है जहाँ प्रकृति का अभाव हो। जैसे अगर हम रोशनी की बात करते हैं, रोशनी चाहे सूर्य से हो, चाहे लाइट से हो, जिससे भी हो, जो प्रकाश जिसको हम कहा जाता है, प्रकाश है वो अपने आप में स्वभाव है, प्रकृति है, पर उसकी जो अनुपस्थिति होती है वो विकृति कहलाती है। कि जैसे अंधेरा, अंधेरे का कोई दुनिया में सोर्स नहीं है, आपको अंधेरा करना है तो आपको प्रकाश को अनुपस्थित करना पड़ेगा, या यूँ हम कह सकते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति अंधेरा है, वो विकृति हो गई उसके लिए। अगर इसी तरह से हम बात करें कि हम मनुष्य की बात करें, हम हमारी तो हमारा जो स्वभाव है वो क्या है, जैसे कल हमने बात की थी कि क्षमा है, सहिष्णुता है, दया है, तो ये सब क्या है, ये हमारे स्वभाव है। अब जब इनकी अनुपस्थिति होती है तब कोई ना कोई विकृति खड़ी होती है, जिसको कि क्रोध का कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं है। क्रोध क्या होता है, जब क्षमा की अनुपस्थिति होती है तो उसको क्रोध का नाम दिया जाता है। हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, ऐसे हर चीज पे लगाए हम। हमारी जो ईगो की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी के लिए सरल नहीं है तो हमारे को उसके प्रति हम कोई ना कोई मायाचारी कपट करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम हमारा स्वभाव सरलता जो है उसको खोते हैं तो हमारी कपटता प्रकट होती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हमको जब जब हम अपने स्वभाव को भूलेंगे, इग्नोर करेंगे, या जहाँ जहाँ उसकी अनुपस्थिति होगी हमको वहीं वहीं विकृति नजर आएगी। दोस्तों, विकृति का स्वरूप इस लेवल तक आ गया है कि छोटी छोटी चीजों में भी आजकल हमारे को विकृतियां दिखने लगती है। आजकल शारीरिक विकृति की तो मैं क्या बात करूं, आजकल कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, सोच कर ही दुख होता है यार, ये क्या कितनी विकृतता समाज के अंदर आ गई है। और अगर हम सामाजिक स्तर की बात करें तो बिजनेस के अंदर, अगर मैं हमारे इवन हम डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की बात करूँ ना, मुझे लगता है जो विकृति की लाइन उन्होंने बोली ना, जो मेरा नहीं है, जिसमें मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूँ, उसे छीन कर उपयोग में लाता हूँ, उसे विकृति कहते हैं। क्या हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये नहीं करते? हमने उसको तोड़ लिया, हमने उसको तोड़ लिया, यार ये उसकी डाउन लाइन है, मेरे साथ आ जाए तो अच्छा होगा, और उसके भाई को ज्वाइन करा लेता हूँ, उसकी बहन को ज्वाइन करा लेता हूँ। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर भी तो ये विकृतियां पैदा कर रहे हैं दोस्तों। जहाँ जहाँ भी हम अनएथिकल कोई काम करते हैं वही वही विकृतता। जो भी अनएथिकल, आप अपने बिजनेस के अंदर अगर अनएथिकल काम करोगे, आपको जितना मार्जिन चाहिए उससे ज्यादा मार्जिन की अगर आप बात करोगे, आप अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, जिसकी आपको जरूरत नहीं, उन चीजों को आप इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, तो वो विकृतता पैदा होगी ना। आज इतनी चीज आपको पता है, आज हिंदुस्तान में उतनी कारें हैं कि अगर वो सारी कारें रोड के ऊपर आ जाए तो रोड नहीं बचेगा। इतनी कारें हैं हिंदुस्तान में। मुझे एक बात बताओ यार, हम कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? आपको पता है डाटा ये कह रहा है कि 50,000 करोड़ मोबाइल हिंदुस्तान के अंदर घरों में पड़े जो यूज नहीं हो रहे हैं। सोच के देखो आप, मतलब मेरे को जितने मोबाइल की जरूरत है वो तो मेरे पास है ही, उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें मेरे घर में वैसे ही रख रखी है। तो ये मानिए क्या विकृत मानसिकता नहीं है? क्या जरूरत है, जिसको जितनी जरूरत हो वो उतनी चीजें रखें। और क्या पोस्ट कोरोना हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम इस पर भी लिमिट लगाएं? हम जनसंख्या पे लिमिट लगाने की बात कर रहे हैं, हम क्या इन चीजों पे लिमिट नहीं लगा सकते? मैं कहता हूँ आर्थिक चक्का अभी घूमते घूमते रुक गया है ना। सही बात है ये आर्थिक चक्के का जो इंजन जो घूमते घूमते रुक गया है, यही समय इसको ठीक करने का, क्योंकि चलते हुए इंजन को ठीक नहीं किया जा सकता। जब चल रहा था तो कुछ ठीक करने का हमारे पास गुंजाइश थी नहीं, लेकिन अभी तो हमारे पास गुंजाइश है, अभी तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। अभी तो रुक गया ना, तो क्या हमें इन चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपके पास एक मोबाइल तो 4 साल तक आप दूसरा मोबाइल नहीं खरीद सकते? अगर आपके पास एक गाड़ी है तो 6 साल तक 8 साल तक आप दूसरी गाड़ी नहीं खरीद सकते? क्या जरूरत आ रही है? हम जितना संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो क्या आपको लगता है संसाधन इतने ज्यादा है हमारे पास? क्या संसाधन पर्याप्त जरूर है, लेकिन संसाधन इतने ज्यादा नहीं है कि एक आदमी को जितने संसाधन की जरूरत है उससे डबल, उससे ट्रिपल अगर वो संसाधन जुटाएगा तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? इस समाज में विकृति पैदा होने के सिवा कुछ बचेगा क्या? मैं नेता नहीं हूं यार, मेरे को भाषण देना आता नहीं है, और नहीं मैं इस मामले में आपको भाषण देना चाहता हूँ। मैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो वो एक लाइन में बोलकर चले गए, स्टेज के ऊपर उसको एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये एक आम इंसान को ये बात समझनी पड़ेगी। ये लिमिट कौन लगाएगा उसके ऊपर? क्या सरकारें ये लिमिट लगाएंगी तभी काम चलेगा क्या? क्या आपको और हमारे को नहीं सोचना पड़ेगा क्या? कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की थ्योरी दी थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी। समाज को एक स्तर पर लाना चाहते थे वो, एक स्तर पर ये कहना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी जरूरत की चीजें होनी चाहिए और वो देनी चाहिए। लेकिन जब ये राजनीतिक रूप से इसको उठाने की कोशिश की तो साम्यवाद में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई। बहुत अच्छी थ्योरी थी कार्ल मार्क्स, आज आप और हम तो पढ़ते नहीं उसे, लेकिन जिस जमाने में कार्ल मार्क्स को पढ़ा जाता था उस समय पर सारी दुनिया उस साम्यवाद को मानने को तैयार थी और उनकी सारी धारणाएं गलत साबित हो गई।
वो कहते थे अमेरिका सबसे पहले इसको मानेगा, अमेरिका नहीं माना सबसे पहले। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स खुद भी जीवन मूल्यों को जानते नहीं थे, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन को जानते नहीं थे। ये चीजें कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक चीजें इसको आपके हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती दोस्तों। ये आपको और हमारे को कौन से डिसीजन करने पड़ेंगे। एक आम आदमी को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि वो इतना जागरूक होकर इन चीजों के बारे में सोचे और खुद अपने ऊपर लिमिट लगाए, तब जाकर इस संसार में सब पर्याप्त है। आज जलवायु का इतना नाश क्यों हो गया? अरे मेरे पास एक मकान है रहने के लिए, मेरे को 10 मकान की जरूरत क्या है यार? मैं 5-5 मकान में किराए की इनकम के लिए मकान पे मकान खड़े किए जा रहा हूँ। आबादी पे आबादी बढ़ाए जा रहे हैं हम। एक शहर के अंदर 1 करोड़ आदमी रहता है, उस शहर में 2 करोड़ लोग हो जाएंगे तो जगह तो उतनी है यार। 50 मंजिल का खड़ी कर दो इमारतें, फिर क्या होगा? फिर क्या उसमें जीवन मूल्य बचेंगे क्या हमारे? उससे में जीवन सही चलेगा हमारा? हमें ये सोचने की जरूरत है दोस्तों। हमें सबको अपने ऊपर एक लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस ह्यूमन के ऊपर कोई लिमिट दी नहीं है। हमने 2 दिन पहले भी ये बात की थी कि नेचर ने सबके ऊपर लिमिट डाली है। सबके जीवन की अपनी एक लिमिट है, पेड़ की अपनी एक लिमिट है, चींटे की अपनी एक लिमिट है, जानवरों की अपनी एक लिमिट है। उस लिमिट तक वो ग्रो होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य की सोच की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके बाद परिष्कृत मन है, क्योंकि ये विकासशील मस्तिष्क है, ये इसका उपयोग करता है। सोच अनलिमिटेड है। उस सोच को तो उस सोच पे लिमिट कौन लगाएगा? हमें लगानी पड़ेगी दोस्तों, हमें लगानी पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के आज सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उन लोगों की दोस्तों जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या उन मजदूरों की है जो वर्कलेस हो गए, जो बेचारे रस्तों में पड़े। पर एक बात मैं बताऊं मैं आपको, फिर भी हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सक्षम है, उन्होंने ऐसी कई विकृतियां देखी है। 2-3-4 महीने के अंदर वो सब सेटल भी हो जाने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन इस समय जब ये आर्थिक चक्का रुका हुआ है दोस्तों, हमें कई सुधारों के बारे में सोचने की जरूरत है। और उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री निभा सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट है। इसमें एक नरेगा की मजदूर अगर 50,000 कमा सकती है, एक साइकिल पंचर बनाने वाला 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है। अगर छोटे छोटे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, तो यही तो है साम्यवाद जो ला सकता है। यही तो है जो सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दोस्तों गर्व करिए अपने आप पर कि आपने समझ लिया है इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को, और आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट कोरोना इस संसार के अंदर हर व्यक्ति को ये बात समझनी पड़ेगी। मैंने मेरी जो किताब लिखी है फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके प्रीफेस के अंदर एक स्टोरी लिखी है। इसलिए वो स्टोरी नहीं है, मेरी सोच है कि हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों इस विकृति को समझने की जरूरत है। इस विकृति से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई परेशानी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। सब कुछ सुधार सकता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ नहीं होगा इस संसार में, इस संसार का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है यार, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विकृतियों को हटाने की जरूरत है। विकृति को हटाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार हम उसका एंड रिजल्ट ही सोचते हैं कि विकृति हमने पैदा कर ली, जाने में हुई अनजाने में हुई, ये बहस का विषय नहीं है। पर जो हो गई है उसको हमको समझना है, क्योंकि उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है कि ये विकृति बढ़कर कहाँ पहुँच जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो आगे एक संतति के रूप में भी चलेगी। क्यों? क्योंकि जैसा अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमको अपने बारे में सोचना है, हम सोचते हैं आरक्षण, जनसंख्या, ये तो सब सरकार की सोचने की चीज़ है। अगर हम किसी पद पे इनको सुधार सकते हैं तो हमको वो भी सुधारना चाहिए। पर अगर हम अपनी पर्सनल बात करें तो हमने विकृति बना ली है कि अगर उदाहरण से समझे कि हम सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, ये भी विकृति है। हमारा स्वभाव था कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, रात को समय से सोना चाहिए। अब ये हमने शुरू कर दिया और इसका जो रिजल्ट है वो हमारी हेल्थ डिजीज के रूप में सामने आ रहा है। और उसका सबसे बड़ी बात है कि वो जो हम बात कर रहे हैं कि वो संतति चल जाएगी, कि वही हम चीज़ें बच्चों में ट्रांसफर कर देंगे और फिर हम बच्चों को सुधारने के लिए, कहने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो हमको देख रहे हैं हम जो कर रहे हैं। तो हमको हमारे
हमारी रूटीन लाइफ में हमारी मानसिक विकृतियां, हमारी शारीरिक विकृतियां जो जाने अनजाने में हमें आ गई है, उनको एनालिसिस करना है, उनका रिजल्ट देखना है, और जो स्टेप आज उनको ठीक करने के लिए उठा सकते हैं वो आज से ही शुरू करने हैं। दोस्तों क्या बताएं, आज की जो जनरेशन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो काम कर रही है, उनके आदतों की, विकृतियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। हमारे 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 खाने पीने की आदतें समझ लो, अब आ गए ना। अब पोस्ट कोरोना क्या होने वाला है, यही होने वाला है। रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, फूड बिजनेसेस की हालत हो जाएगी, लोग घरों में खाना पड़ेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। इम्यूनिटी नहीं है, इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम है। देख लो आप उन्हीं कंट्रीज के अंदर आज ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, इम्यूनिटी नहीं है लोगों की, जहाँ पे लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, जहाँ पर दिन भर लोग बाटा बाटी खाते हैं। हमने सारी दुनिया विजिट करी दोस्तों, वी हैव ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इस दुनिया का कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जहाँ हम नहीं गए, कोई देश ऐसा नहीं जो देखने लायक हमने नहीं देखा। लेकिन वहाँ के फूड हैबिट्स को देखकर हम खुद दंग रह जाते हैं। तो कमाल है कैसा लोग खाना खाते हैं यहाँ पर। परंतु मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे भारतीय जो जीवन मूल्य है दोस्तों, आज उनको समझने की जरूरत है। आज अगर सूर्योदय के पहले उठने की बात अभी आभा ने बोली, बहुत बढ़िया बात आभा ने इन बिटवीन निकल कर आ गई बातों के बीच में कि ये विकृति है हमारी। मैं कई सारे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लेडीज को देखता हूँ, 11-11 बजे तक सोती रहती है। कमाल की बात है यार। क्या ये हमारे भारतीय परिवार के जीवन मूल्य है? ये हमारे भारतीय परिवार के जीवन मूल्य तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हमारे को सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। हमारे को जो भी हमारी सनातन परंपरा है, जो भी जिस परंपरा की वजह से आज हिंदुस्तान के जीवन मूल्यों को सारी दुनिया मानती है, हमें उन जीवन मूल्यों को वापस आने पड़ेगा दोस्तों, तभी ये विकृति खत्म होगी। दोस्तों आइए इस विकृति को दूर भगाने में भागीदारी निभाएं। आप और हम मिलकर अगर निश्चय कर लेंगे ना दोस्तों कि मैं उतना ही रखूंगा जितने की मुझे जरूरत है, मैं उतनी ही चीज़ों के ऊपर काम करूंगा। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, पैसा बहुत कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अननेसेसरी के संसाधन इकट्ठे करने में बुराई है। पैसे का उपयोग तो आप रिडिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको और चीज़ों पर भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अब पोस्ट कोरोना हम कैसे इन विकृतियों को दूर कर हमारे देश के अंदर एक नई जागृति ला सकते हैं, नया हिंदुस्तान खड़ा कर सकते हैं, नया जीवन बना सकते हैं। और फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन अगर हम समझ गए ना दोस्तों, अगर हिंदुस्तान का हर इंसान फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन समझ जाए, दुनिया का हर इंसान फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन समझ जाए, यूजर मैनुअल पढ़ ले, दोस्तों ये दुनिया वापस से इतनी खूबसूरत होगी, वापस से रहने लायक होगी, वापस से हम घरों से बाहर निकलेंगे, वापस से हम नॉर्मल लाइफ की ओर आएंगे। और अब जो जिंदगी होगी ना, उसके अंदर मानसिक पीड़ा नहीं होगी। आज जो भावनात्मक रूप से पूरे दुनिया का इंसान टूटा हुआ है, अगर हम भावनात्मक रूप से वापस से एक हो गए, एक मुट्ठी हो गए, भावनात्मक रूप से स्ट्रोंग हो गए दोस्तों, तो वापस से विकृति को दूर करके ऊंचाइयों को छुएंगे। कल फिर मिलते हैं ग्रीन टी विद आबादीप में, इसी का वॉल्यूम 3 लेकर, जिसके अंदर हम बात करेंगे संस्कृति की, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरी नहीं हुई है। कल हम फिर उस पर बात करेंगे दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आपका प्यार मिलता रहे और स्टे एट होम, फॉलो ऑल द गाइडलाइंस, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छी आदतें बनाइए। कल फिर मिलते हैं 4 बजे ग्रीन टीवी आभा जी। धन्यवाद।